हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है। 14 फरवरी की आज की क्लास को शुरू करेंगे फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। होमवर्ड बाउंड इसका टाइटल है। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। ऑल्दो एज ए टीचर आई लव माई स्टूडेंट्स ऑल ईयर अराउंड। किसी एक दिन के लिए हमारा प्यार मोहताज नहीं है। एज ए टीचर मैं आपको पूरा साल ही प्यार करता हूँ, इसीलिए रोज़ इन क्लासेस को टाइम निकाल करके बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, आज का आर्टिकल लिखा गया है भारत की डिप्लोमेटिक ताकत पे। कैसे हमने 8 नेवी पर्सनल को ऑफिसर्स को कतर से जो मौत की सज़ा मिली हुई थी वहाँ से बचा करके इंडिया में वापस लेकर के आए। आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे आप अप्लाई करना है इस क्विज़ पे। 9 में से आपको 8-9 मार्क्स मिलने चाहिए। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को सॉल्व किया जाएगा। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी होमवर्ड बाउंड। देखिए, होमवर्ड वर्ड जो है ना, इसको ब्रेक करते ही आपको इसका मीनिंग निकल आएगा। ये वर्ड बना है होम प्लस में टुवर्ड से। टुवर्ड मतलब की तरफ, होम मतलब घर। तो होमवर्ड का मतलब होता है घर की तरफ या टुवर्ड्स होम। अच्छा, बाउंड का क्या मतलब होता है? बाउंड जो एडजेक्टिव है, इसके 2 मीनिंग्स हैं अंग्रेजी में। पहला मीनिंग है किसी चीज़ की तरफ हेडेड होना, किसी दिशा में बढ़ना। और दूसरा है किसी काम को करने के लिए फिक्स्ड होना या डेस्टाइंड होना। दोनों ही मीनिंग्स आपको समझा देता हूं और ट्रिक भी बताऊंगा कहां कौन सा मीनिंग यूज होगा। फर्स्ट वाला देखो, द ट्रेन इज बाउंड फॉर न्यू दिल्ली। ये ट्रेन जो है बाउंड फॉर है, हेडेड टुवर्ड्स है, या दिशा में जा रही है, डायरेक्शन में जा रही है नई दिल्ली के। ये ट्रेन जो है नई दिल्ली जाने वाली है, कहने का मतलब ये बाउंड फॉर न्यू दिल्ली। तो बाउंड के बाद में फोर लग जाए तो आप बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है। आई एम बाउंड फॉर माई होम, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। अब दूसरा वाला मीनिंग देखो, विद ऑल प्लेयर्स इन फॉर्म या इन गुड फॉर्म द टीम वॉज बाउंड टू विन। सारे प्लेयर्स के अच्छी फॉर्म में होने के साथ ही ये टीम जो थी ये डेस्टाइंड थी, फिक्स्ड थी, बाउंड थी कि ये जीतेगी। इसको जीतना ही था। और किसको जीतना था? टूर्नामेंट को, है ना। जब कुछ होना ही होता है तो वो डेस्टाइंड होता है, फिक्स्ड होता है, वो डेस्टिनी में लिखा होता है। तो ये दूसरा मीनिंग है बाउंड नाम के एडजेक्टिव का। ट्रिक क्या है? बाउंड के बाद में अगर इन्फिनेटिव आ जाए तब ये वाला मीनिंग आएगा, फोर आ जाए तो ये वाला मीनिंग आएगा। यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ, दोनों मीनिंग सूट करते हैं, लेकिन आपको वो लगाना है जिसका मीनिंग निकल पा रहा हो। तो फर्स्ट वाला जो मीनिंग है वही यहाँ पे सेट बैठ रहा है, घर की तरफ कोई आ रहा है। चलो, घर वापसी किन की हो रही है? टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। बाउंड के दोनों मीनिंग्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। कभी भी दिक्कत आए इस स्क्रीनशॉट को खोलोगे, आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा क्या मीनिंग है। चलो, कह रहा है क्वाइट डिप्लोमेसी विदाउट ब्रिंकमैनशिप हेल्प्ड इंडियाज केस इन कतर। कह रहा है जो चुपचाप की डिप्लोमेसी है, ऐसी कूटनीति जो चुपचाप आप करते हैं बिना किसी शोरगुल के। कर तो रहे होते हैं लेकिन उसको बताते नहीं हैं। और कैसे करी है हमने? बिना किसी ब्रिंकमैनशिप के। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है चीज़ों को बद से बदतर बनाना ताकि वो आपके एडवांटेज के हिसाब से चले। मामले को इतना बिगाड़ देना कि आपका काम बन जाए, है ना। सामने वाले को उकसाना, भड़काना, अल्टीमेटली अपना काम निकलवाना। कह रहे हैं जी बिना इस काम को किए, ब्रिंकमैनशिप को किए, क्वाइट डिप्लोमेसी के साथ, कह रहे हैं इस चीज़ ने हमें हेल्प किया इंडिया के केस को जो हुआ कतर में। तो कतर ने 9 नेवी के जवानों को, फॉर्मर जो ऑफिसर थे, इनको मौत की सज़ा दी थी किसी केस में। हमने बहुत अच्छे से डिप्लोमेसी की, ज़्यादा शोरगुल नहीं किया और मामले को बिगाड़ने की कोशिश भी नहीं की। इस वजह से इन 9 को, 8 9 को हम छुड़ा करके इंडिया में वापस ला सके। क्वाइट डिप्लोमेसी आपका सब्जेक्ट है, हेल्प्ड इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मैं मार्क करके नहीं ला रहा हूँ आजकल, ताकि आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ के दिखा सकूँ, ठीक है। ब्रिंकमैनशिप मैंने आपको बताया, जैसे नॉर्थ कोरिया करता है, ईरान करता है, पाकिस्तान करता है। मामले को इतना बिगाड़ देना, इतना ज़्यादा, है ना, आगे से आगे किनारे की तरफ धकेल देना कि आपके मन की बात पूरी हो जाए, है ना। ब्रिंक तक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। किसी चीज़ को पहाड़ के किनारे तक ले आना कि बस मैं गिरा ही दूंगा, ताकि आप सामने वाले से अपनी बात मनवा सको। इसको बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। इसको ब्रिंक्समैनशिप भी बोलते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में। दोनों वर्ड्स एक ही हैं, एक में एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये सारे मोटे मोटे वर्ड जो हैं एक साथ देख लेते हैं। ये ब्रिंकमैनशिप क्या होता है ना, ये मोटे मोटे वर्ड्स।
क्लास को एक लाइक देकर के अभी शेयर दे दो। नए बच्चे जो चैनल पे आए हो सब्सक्राइब कर लेना। 6:30 बजे 7 बजे के आसपास ये क्लास आपको रोज शाम में मंडे टू फ्राइडे मिलती है। जिन बच्चों को ज़रूरत है मॉक टेस्ट पासिस की, टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव हो चुकी है। 499 वाला 1 साल का मॉक टेस्ट पास आपको 263 रुपीज़ के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस है, बीच बीच में आता है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी पास को आप प्रो वर्जन में भी ले पाएंगे 351 रुपीज़ में, जहां पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मॉक की फॉर्म में अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। इन पासिस के अंदर 70,000 मॉक टेस्ट कवर्ड हैं, 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के। फिर एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, आपको अलग अलग बाय नहीं करना है। ये 70,000 मॉक टेस्ट कॉमन एक ही मॉक टेस्ट पास में रहते हैं। मॉक टेस्ट पास की मदद से अगर आपको सिलेक्शन मिलता है तो टेक्स्ट बुक से कॉन्टैक्ट करके आप इस मॉक टेस्ट पास की फी को रिफंड करवा सकते हैं, है ना। तो ये ऑफर भी अभी चल रहा है। पास को लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको लिंक दिखाई देगा। जो भी आपको प्राइस दिखाई दे 500 रुपये, आप उसके ऊपर कूपन लगाएं YT10, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 263 रुपीज़ मॉक टेस्ट पास का। इसी तरीके से प्रो पास आपको दिखाई देगा लगभग 600 रुपये का, जिसपे आपको कूपन लगाना है YT10 एंड योर प्राइस विल बी रिड्यूस टू 463 रुपीज़। लिंक इज इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए वो कैब शीट है। कितने वर्ड्स हैं अपने पास? 5। तो ब्रिंकमैनशिप से शुरू करते हैं। पुशिंग अ डेंजरस सिचुएशन टू द लिमिट्स ऑफ सेफ्टी। एक डेंजरस सिचुएशन को सेफ्टी की लिमिट तक पुश करना। और क्यों? टू सिक्योर द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, ताकि ग्रेटेस्ट एडवांटेज को आप सिक्योर कर सकें। नॉर्थ कोरिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया हर 2-3 हफ्ते बाद बोलता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन से अमेरिका पे हमला करूंगा या साउथ कोरिया पे हमला करूंगा। और इससे क्या होता है? नॉर्थ कोरिया को बहुत बेनिफिट होते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स, अमेरिका से, जापान से, चाइना से। और वो पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि तुम शांत रहो भाई, अपना खाना पीना करो, दुनिया को परेशान मत करो, न्यूक्लियर वेपन्स को संभाल के रखो। तो ये अपनी एडवांटेज के लिए ऐसी ब्रिंकमैनशिप जो है नॉर्थ कोरिया हर कुछ दिनों से करता है। ठीक है, ईरान में भी देखेंगे आप, कुछ हद तक आप पाकिस्तान में भी देखेंगे ब्रिंक्समैनशिप के आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे। स्टेट्स लाइक नॉर्थ कोरिया थ्राइव ऑन पॉलिटिकल ब्रिंक्समैनशिप। जो स्टेट्स हैं नॉर्थ कोरिया जैसी, वो फलती फूलती हैं, थ्राइव करती हैं ब्रिंकमैनशिप करके, इस तरह के काम करके। चलिए अगला जो वर्ड है अपने पास है एस्पिनाज। इसका मतलब होता है स्पाइंग या जासूसी, किसी के ऊपर छुप करके नज़र रखना। द गवर्नमेंट इज फेसिंग द चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाज। सरकार चार्जेस को फेस कर रही है, हर तरफ फैली हुई, बहुत बड़े स्केल पे होती हुई एस्पिनाज के, यानी जासूसी के। सॉफ्टवेयर आया था ना बीच में, वो इजरायली पेगासस। तो सरकार के ऊपर काफ़ी चार्जेस हैं कि आप पेगासस के थ्रू बड़े बड़े लोगों की जासूसी करवाते हो। सर्वेलेंस, स्नूपिंग और ईव्स ड्रॉपिंग भी बोलते हैं। ईव्स ड्रॉपिंग एक बहुत एडवांस्ड वर्ड है और ये है किसी की बात को छुप के सुनने के लिए। आप अपने दोस्त से कुछ बात कर रहे थे और मैंने कान लगा के सुन लिया, आपको नहीं पता इस बारे में, तो मैंने ईव्स ड्रॉपिंग किया है आपकी बात पे। ठीक है, चल आज के क्विज में मैंने पूछे हुए हैं वर्ड्स। अगला फ्रेज है टू समवंस क्रेडिट। इसका मतलब हिंदी में होता है श्रेय से, आपके श्रेय से ये हुआ। क्रेडिट का मतलब समझते हैं ना, कोई अच्छा काम आपने किया है तो आपको क्रेडिट देंगे हम, हिंदी में बोलते हैं श्रेय देना। तो बिकॉज ऑफ समवंस क्रेडिट वर्दी वर्क, टू समवंस क्रेडिट होता है। यूज करके दिखाता हूं। द कंपनी टू इट्स क्रेडिट मैनेज टू टर्न अराउंड एंड अचीव प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी जो है उसने अपने श्रेय से, अपने क्रेडिट से मैनेज किया कि वो टर्न अराउंड करे, यू टर्न मारे और प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करे, घाटे से नफे की तरफ चले। पहले घाटे की कंपनी थी, यू टर्न मारा, टर्न अराउंड किया, अब ये प्रॉफिट वाली कंपनी होगी। जैसे जोमेटो है, जब आई थी तब घाटे की कंपनी थी, आज की डेट में प्रॉफिट कर रही है। तो ये कंपनी जो है इसने अपने श्रेय से, अपने क्रेडिट से ऐसा किया, इसको श्रेय जाता है। वी गिव, है ना, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। चलिए आर्टिकल में ये फ्रेज आप यूज होता हुआ देखेंगे, टू समवंस क्रेडिट, टू माई क्रेडिट, योर क्रेडिट, हिज क्रेडिट, इट्स क्रेडिट, जो भी आप लगाना चाहें। अगला जो वर्ड है वो है स्वे। स्वे का मतलब होता है दबदबा या इन्फ्लुएंस, आपका क्लाउट, आपकी बात का वजन। द कंपनीज यूज्ड देयर स्वे। कंपनियों ने अपने दबदबे का, इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। पॉलिसी को, नियमों को, कानूनों को इन्फ्लुएंस करने में, प्रभावित करने में। स्वे को अथॉरिटी, पावर या डोमिनेशन भी बोलते हैं। आज आप हेफ्ट नाम का इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। हेफ्ट का मतलब होता है वजनदार चीज, समझ गए। आपका पॉलिटिकल हेफ्ट है, आपका पॉलिटिक्स में वजन। इकोनॉमिक हेफ्ट है आपका आर्थिक वजन। ठीक है, चल ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है अपने पास रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है पैसे का ट्रांसफर एक आदमी से दूसरे आदमी को।
आपने अपने दोस्त को 500 रुपये गूगल पे फ़ोन पे किए यूपीआई से, तो ये रेमिटेंस है। लेकिन ये वर्ड जो है ना, ये हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है जब कोई रिश्तेदार दूसरी कंट्री से अपनी पेरेंट कंट्री में अपने घर वालों को पैसे भेजे उस चीज़ के लिए। वैसे तो आपने अपने दोस्त को 500 दिए, वो भी रेमिटेंस है, लेकिन हम इस वर्ड को मोस्टली यूज़ करते हैं जब आपके घर का कोई आदमी बाहर जाए और घर पे पैसा भेजे उसके लिए, ठीक है। सिचुएशनल यूज इस वर्ड का ज़्यादा होता है। इंडिया हैज़ सीन अ सब्सटेंशियल राइज। इंडिया ने बहुत बड़ा सब्सटेंशियल, बहुत बड़ा राइज या इजाफा देखा है, उछाल देखा है इन फॉरेन रेमिटेंस, बाहर से आने वाले रेमिटेंसेस में पिछले कई सालों में, इन रिसेंट ईयर्स। ये वर्ब बनी है, ये वर्ड बना है रेमिट नाम की वर्ब से। रेमिट का मतलब होता है पैसे किसी के अकाउंट में जमा करना, ठीक है, वहीं से बना है रेमिटेंस। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में करवा दिए, आर्टिकल में जब आएंगे तब इनका होगा रिवीजन। अब एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। हमारे 9 नेवी के जवानों को, इनफैक्ट 8 को कतर ने पकड़ा पिछले शायद 4 या 5 महीने पहले। इनको जो है मौत की सज़ा मिली कतर में। हमारे नेवी के पर्सनल थे, लेकिन एक्स पर्सनल थे, फॉर्मर नेवी पर्सनल थे, नेवी से रिटायर होकर के कतर में प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। तो कतर का आरोप ये था कि ये लोग कतर पे जासूसी कर रहे हैं इजराइल से मिल करके। तो देशद्रोह का इनके ऊपर आरोप लगा और इनको मौत की सज़ा मिल गई। अब जैसे ही मौत की सज़ा मिली, इंडियन गवर्नमेंट ने कतर गवर्नमेंट को अप्रोच किया, पर हमने बहुत क्वाइट तरीके से किया, बीच में किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली कतर से बात की और मामले को बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दिया जैसे अमेरिका करता है, जैसे नॉर्थ कोरिया करता है, धमकी देना सामने वाले को, छोड़ दे हमारे आदमी नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। ऐसा कोई ब्रिंक्समैनशिप हमने नहीं किया। तो ये क्वाइट डिप्लोमेसी की बदौलत आज की डेट में ये 8 के 8 नेवी जो पर्सनल हैं, जो ऑफिसर हैं, इंडिया वापस आ रहे हैं। कतर इनको रिहा कर चुका है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इसी चीज़ की ज़रूरत है इंडिया को, एंड इट इज़ अ वेलकमिंग मूव। इंडिया के पार्ट पे प्रेज वर्दी बात है जो इंडिया ने करके दिखाया है। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। प्रेजिंग टोन में लिखा हुआ है, प्रशंसा भरी टोन में। कह रहा द रिलीज ऑफ ऑल 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल फ्रॉम कतर just about 3 months after they were ordered a shocking death sentence is a matter of great relief। कह रहे जो रिलीज है, रिलीज का मतलब रिहाई, और किसकी है भाई, ऑफ लगा के बता रहा है। 8 सभी के सभी 8 पुराने नेवी के, इंडियन नेवी के पर्सनल की। फॉर्मर मतलब पुराने, अब ये नेवी से रिटायर हो चुके हैं। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज़। 8 के 8 इंडियन नेवी के एम्प्लॉइज़ की। और ये एम्प्लॉइज़ कहाँ से रिहाई हो रही है इनकी, फ्रॉम कतर, कतर नाम के देश से, जहाँ पे ये प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे अपनी रिटायरमेंट के बाद। और ये कब हुई है, अब देखो कॉमा से कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है इस रिलीज़ के बारे में। कह रहे महज 3 महीने बाद, जस्ट आफ्टर 3 months। और कब, जब उनको ऑर्डर किया गया था एक शॉक करने वाला, एक हैरान करने वाला डेथ सेंटेंस, यानी कि मौत की सज़ा। तो मौत की सज़ा मिलने के महज 3 महीने बाद इनकी जो रिलीज़ है, कह रहा है ये रिलीज़ जो है ना, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ। ये एक बहुत बड़े रिलीफ का मामला है, मैटर है। समझे सेंटेंस, रिलीज जो है इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ, ऐसे ये सेंटेंस बनाए। बीच में जो लिखा है ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रिलीज़ कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, वो आपको बताया गया। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। रिलीज बनेगा सब्जेक्ट, इज़ बनेगी इसकी वर्ब, बाकी सब आप जोड़ लेंगे, है ना, बीच में और कुछ है नहीं। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज़, हमेशा ये नाउन प्लूरल होता है। एक एम्प्लॉई के लिए पर्सनल वर्ड यूज़ ना करें। मोर देन 1 जब एम्प्लॉइज़ होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए अपने पर्सनल वर्ड प्लूरल में यूज़ करते हैं। ये वर्ड बिना एस के ही प्लूरल है, कहने का मतलब ये। कह रहा है जी एवर सिंस द 8 men। अब देखो डैश से डैश के बीच में क्या होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। 7 सीनियर रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स एंड अ सेलर हु वर्कड फॉर द कतर बेस्ड दाहरा टेक्नोलॉजीज वर अरेस्टेड इन 2022। कह रहा है जी एवर सिंस, जब से ही। ये जो 8 के 8 आदमी थे, अब बीच में इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, जिनमें से 7 तो थे रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स और एक था सेलर। 7 तो थे ऑफिसर ग्रेड के, एक था नॉन ऑफिसर ग्रेड का। कह रहा है और जो वर्क करते थे कतर में बसी हुई दाहरा टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी में अपनी रिटायरमेंट के बाद। कह रहा है जब से इन 8 आदमियों को क्या हुआ, अरेस्ट किया गया 2022 में, देवर अरेस्टेड इन 2022। तब से क्या हुआ, अब देखो कॉमा लगा के बनाएगा जो एक्चुअल सेंटेंस। कह रहा है जी द डिटेल्स ऑफ देयर केस हैव बीन स्पार्स। जो डिटेल्स हैं उनके केस की
वो बहुत ही कम हैं, स्पार्स हैं, बहुत ही इनएडिक्वेट है। स्पार्स का बिल्कुल उल्टा होता है घना यानी डेंस। स्पार्स मतलब जिसमें घनत्व ना हो, डेंसिटी ना हो, जो इनएडिक्वेट हो, बहुत कम हो, लिमिटेड सा हो। अगर पेड़ जो है वो डेंस होगा, बरगद का पेड़, तो छोटी सी झाड़ी जो है वो स्पार्स होगी। तो इनकी डिटेल्स जो है ना बरगद के पेड़ जैसी नहीं थी, इनकी डिटेल्स जो है झाड़ियों की तरह आ रही थी, छोटी छोटी डिटेल्स हमें मिल रही थी। क्या हुआ, पूरी डिटेल नहीं मिली। चलो सेंटेंस पूरा आपने देख लिया। 8 मैन की वर्ब है वर अरेस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट लगाया गया है क्योंकि एडवर्ब ऑफ पास्ट आपको मिल गई है। डिटेल्स की वर्ब है हैव बिन, हैव बिन। स्पार्स जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसी चीज के कम होने की बात कर रहा है। हैव बिन जो है इंडेफिनिट टेंस में इसकी, जो परफेक्ट टेंस में इसकी वर्ब है। आगे कह रहे हैं वाइल देयर फैमिलीज डिनाइड रिपोर्ट्स दैट द मेन हैड बीन अक्यूज्ड ऑफ एस्पिनाश पॉसिबली फॉर अ थर्ड कंट्री नेमली इजराइल, द चार्जेस मस्ट हैव बीन सीरियस इनफ टू हैव इन्वोक्ड द डेथ पेनल्टी। अब इनके परिवारों की बात करेगा। कह रहे जहां वाइल उनके परिवारों ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया इन सभी रिपोर्ट्स को। और क्या रिपोर्ट्स थी? रिपोर्ट्स ये थी दैट कि ये 8 जो ऑफिसर्स थे, नेवी के जो जवान थे, रिटायर्ड जवान थे, सोल्जर्स थे, ये अक्यूज्ड थे, इनके ऊपर आरोप लगा था, दे हैड बीन अक्यूज्ड। और किस चीज का? एस्पिनाज का, यानी जासूसी का। शायद करके पॉसिबली एक तीसरी कंट्री के लिए, ना कतर के लिए ना जो है इंडिया के लिए, तीसरी कंट्री के लिए, जिसका नाम हो सकता है इजराइल। पक्का नहीं पता, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। कह रहे जहां इनके परिवार वालों ने मना कर दिया इन रिपोर्ट्स को, उन्होंने बोला भाई कोई ऐसा आरोप इन पे नहीं लगा। कह रहे वहीं पे जो चार्जेस इन पे लगे थे, जो हमें नहीं पता, वो जरूर ही होंगे काफी सीरियस, मस्ट हैव बीन सीरियस। और किस चीज के लिए? वो इतने सीरियस जरूर होंगे, इनफ होंगे कि वो इन्वोक कर चुके होंगे, वो एक्टिवेट कर चुके होंगे डेथ पेनल्टी को, मौत की सजा को, जो इनको 8 को कतर की कोर्ट ने सुनाई। तो कतर में ऐसा नहीं है आपको कि बताया जाए हमने किसको सजा क्यों दी है। अंदरूनी चलता है सारा केस, अंदर ही अंदर जो है सुनवाई हो जाती है, सजा मिल जाती है, बाहर वालों को पता भी नहीं होता पकड़ा क्यों हुआ है। तो फैमिली वालों ने तो मना बोल दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, इजराइल के लिए कोई इन्होंने एस्पिनाज या जासूसी नहीं की। पर हम आइडिया ये लगा रहे हैं जो भी चार्ज इन पर लगा था बड़ा ही सीरियस होगा, तभी कतरी कोर्ट ने इनको डेथ पेनल्टी, मौत की सजा दी है। अब देखेंगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को। फैमिलीज की वर्ब है डिनाइट, डिनाई करना यानी किसी चीज का मना कर देना होने से, है ना, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बोल के मना कर देना। मैन की वर्ब है हैड बीन अक्यूज्ड, मैन को अक्यूज किया गया था, पैसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट में। अक्यूज के बाद में ऑफ लगेगा, जिस भी चीज का आप एक्यूजिशन कर रहे हैं किसी पे, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, अक्यूज ऑफ थेफ्ट। एस्पिनाज का मतलब होता है जासूसी, इसको स्नूपिंग और ईव्सड्रॉपिंग भी बोलते हैं, स्पाइंग भी बोलते हैं। स्नूपिंग लिख लो, याद रखना इसको, स्नूपिंग, ठीक है। चार्जेस की वर्ब है मस्ट हैव बिन, सीरियस यहाँ पे एडजेक्टिव है। टू हैव इन्वोक्ड यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनिटिव है, जिसका यूज आपको कई बार सिखा चुके हैं, है ना। डेथ पेनल्टी यानी कैपिटल पनिशमेंट, एक ही बात है, मौत की सजा को डेथ पेनल्टी, डेथ रो बोला जाता है। कह रहे एन अपील्स कोर्ट डिड इन दिसंबर कम्यूट द डेथ पेनल्टी टू इम्प्रिजनमेंट टर्म्स। कह रहे एक अपील्स कोर्ट जो है, ऐसी कोर्ट जहां पे आप छोटी कोर्ट के फैसले को अपील करते हैं, पुनर्विचार के लिए रखते हैं। कह रहा उसने दिसंबर में कम्यूट कर दिया, कम कर दिया इस डेथ की पेनल्टी को। कम्यूट करना यानी बड़ी चीज को रिड्यूस कर देना। तो इसने मौत की सजा को कम क्या कर दिया? टू लगा के बता रहा है, इंप्रिजनमेंट टर्म्स की तरफ, जेल की टर्म्स की तरफ। तो कोर्ट ने क्या किया होगा? मौत की सजा हटा करके 25 साल की, 30 साल की, 50 साल की जेल सुना दी होगी, है ना, जेल की सजा सुना दी होगी। कह रहा है ऐसा जरूर हुआ, कह रहा है लेकिन बट अपहेल्ड द कॉन्विक्शन, इस कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया, मेंटेन किया कॉन्विक्शन को, इनकी दोष को, इनकी सजा को। समझ गए? तो अपील्स कोर्ट ने यह बोला कि सजा तो मिलेगी, काम तो इन्होंने गलत किया है, हाँ मौत की सजा नहीं देते, इंडिया से हैं तो इनको डेथ पेनल्टी की जगह इंप्रिजनमेंट दे देते हैं, 20-50 साल इनको जेल में डाल दो। चलिए अपील्स कोर्ट की वर्ब है अपील्स कोर्ट की वर्ब है डिड कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। कम्यूट टू इंप्रिजनमेंट मतलब डेथ पेनल्टी को इंप्रिजनमेंट में कम करके चेंज कर दिया। भाई मौत की सजा से तो हर सजा छोटी है, चाहे 20 साल की इंप्रिजनमेंट हो, चाहे 50 साल की हो, है ना। तो कम्यूटेड द पेनल्टी टू इंप्रिजनमेंट, ये टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। अच्छा, अपहेल्ड जो है इस अपीलेट्स कोर्ट की दूसरी वर्ब है, द कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन मतलब सजा। अपहेल्ड का मतलब होता है होल्ड करना, मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, किसी चीज को बनाए रखना। चलिए आगे बढ़े। ये डिड कम्यूट क्यों लगा है?
एक्चुअल में आप यहाँ पे कम्यूटेड भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ अपहेल्ड लिखा है ना, यहाँ भी तो V2 लग सकती थी। डिड लगाते हैं जब आप इंडेफिनिट टेंस में, बिना नोट वाले इंडेफिनिट टेंस में यानी अफर्मेटिव इंडेफिनिट में, तो डिड लगा करके आप वर्ब पे एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो एडिशनल एम्फोसिस दे रहे होते हैं। आप अगर ऐसा लिखते वो भी ठीक होता, द कोर्ट कम्यूटेड दैट सेंटेंस, वो भी ठीक होता, लेकिन डिड लगा के आपने कम्यूट वर्ब पे एडिशनल एम्फोसिस देने की, जोड़ देने की कोशिश की है। कह रहे जी इट इज टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट दैट इट वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ ऑल द 8, 7 ऑफ whom हैव नाउ रिटर्न्ड। कह रहा है ये भी सरकार का श्रेय है, इट इज टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट। याद है ना, किसी के श्रेय के लिए, टू समवंस क्रेडिट, टू माई क्रेडिट, टू योर क्रेडिट। कह रहे इसमें भी सरकार का ही क्रेडिट है कि सरकार एबल रही, सक्षम रही, ब्रिंग अबाउट करने में, इंट्रोड्यूस करने में, लाने में, रिलीज को, रिहाई को, इन 8 की, जिनमें से 7 पहुंच भी चुके हैं घर, हैव नाउ रिटर्न्ड। इट की वर्ब है इज, टू समवंस क्रेडिट यानी किसी के श्रेय के लिए, इट की वर्ब है वॉज, ब्रिंग अबाउट करना, किसी चीज को लेकर के आना, है ना, हम इनकी रिहाई को लेकर के आए हैं। 7 ऑफ 7 की वर्ब है हैव रिटर्न्ड, 7 ऑफ whom हैव नाउ रिटर्न्ड। एक नहीं पहुंचा वापस, पता नहीं क्यों नहीं पहुंचा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नेट से देख लेना। कह रहे द सक्सेस सीम्स एट्रीब्यूटेबल टू द स्ट्रेटजीज न्यू दिल्ली एम्प्लॉयड। कह रहे ये सारी कामयाबी भारत की सीम्स होती है, दिखाई देती है कि वो एट्रीब्यूटेबल है, वो लिंक्ड है, वो उसका रीजन है जो स्ट्रेटजीज नई दिल्ली ने एम्प्लॉय की, वो रणनीतियां जो नई दिल्ली ने अपनाई। अब वो कौन कौन सी है, ये कॉलम लगा करके सारी लिस्ट बताएगा आपको क्या क्या हमने किया। देखो, टू परस्यू द केस इन कोर्ट, इस केस को कोर्ट में परस्यू करना, कतर की कोर्ट में जाकर के अपना वकील भेजना। शोइंग रिस्पेक्ट टू द कतरी लीगल सिस्टम, रिस्पेक्ट शो करना कतर के कानून के लिए, वहां की जुडिशरी के लिए, लीगल सिस्टम के लिए। वाइल प्रोवाइडिंग द अक्यूज्ड विद फुल लीगल सपोर्ट, प्रोवाइड करते हुए इन सभी अक्यूज्ड लोगों को, सभी आरोपियों को पूरा पूरा लीगल सपोर्ट, कानूनी मदद। एंड काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है सजेशन या सलाह। और क्या किया, सेमीकोलम देखते जाओ, हर सेमीकोलम के बाद एक नई आइटम लिखी हुई है। अवॉइड ऑल एस्केलेटरी रिटोरिक एंड पब्लिक स्पारिंग, अवॉइड किया हमने सारे के सारे एस्केलेट करने वाले, मामले को तूल पकड़ाने वाली बातों को, रिटोरिक को, बड़ी बड़ी बातों को, और पब्लिक में झगड़े को, स्पारिंग को। हमने कोई कतर के ऊपर बड़े बड़े डायलॉग नहीं मारे, हमारी सोशल मीडिया में भी कतर के ऊपर कुछ ट्वीट नहीं किया किसी ने, ये सब चीज़ें हमने अवॉइड की। और लास्ट में क्या किया, एंड टू टेक द केस टू द हाइएस्ट लेवल्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिस्कसिंग इट विद द कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। करा जी टेक करना, ले जाना इस केस को सबसे ऊपरी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के डिस्कस करने के साथ ही इस केस को, इट को कतर के आमिर के साथ, वहां के हाईएस्ट जो है रूलर के साथ, है ना, आमिर बोलते हैं उनको, जिनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। और ये सब हुआ ड्यूरिंग अ मीटिंग इन दुबई इन दिसंबर, इसी दिसंबर में एक मीटिंग के दौरान। तो ये सारे हथकंडे हमें अपनाने पड़े, हथकंडे ही बोलूंगा मैं, साम दाम दंड भेद, है ना, हथकंडे ही होते हैं। तो हमने इन सारे हथकंडों को, इन सारी स्ट्रेटजीज को अपनाया, शांति से इस केस को हमने सक्सेसफुली हैंडल किया। समझ गए, सक्सेस जो है सब्जेक्ट है, सीम्स इसकी वर्ब है। एट्रीब्यूटेबल टू, एस्क्राइब टू, किसी चीज को दूसरी चीज से लिंक करना उसका रीजन बता के। माई सक्सेस इज एट्रीब्यूटेबल टू माई हार्डवर्क, मेरी सक्सेस जुड़ी हुई है या वजह से है मेरे हार्डवर्क की। ठीक है, तो टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, ऑन लग जाए तो सेंटेंस गलत हो जाए, और लगा के एग्जामिनर आपको ऑन ही देता है, क्योंकि ऑन जो है सही बैठ रही है यहाँ पे, एट्रीब्यूटेबल ऑन, है ना, सुनने में सही लगती है, याद रखेंगे, टू लगती है हमेशा एट्रीब्यूट के बाद। नई दिल्ली की वर्ब है एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट है स्ट्रेटजीज। चलो, अब ये सारी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बता दी एक एक करके। कोर्ट में केस को चलाना, कतर के लीगल सिस्टम को इज्जत देना, फुल काउंसिल देना, सपोर्ट देना हमारे आरोपियों को, कोई भी पब्लिक में बातचीत नहीं करना उल्टी सीधी, है ना, रिटोरिक नहीं देना, बड़ी बड़ी बात नहीं करना पब्लिक में, और केस को कतर के सबसे बड़ा जो रूलर है उसी के साथ डायरेक्टली डिस्कस करना मोदी जी के द्वारा दुबई मीटिंग के दौरान। ये सारे वर्ड्स आप जानते होंगे। स्पारिंग करना यानी झगड़ा, रिटोरिक यानी मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस, बड़ी बड़ी बातें, एस्केलेटरी मतलब जो एस्केलेट करे, प्रोवोक करे, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताए, है ना। काउंसिल का मतलब होता है सलाह, काउंसिल का मतलब होता है सलाह, और इस वर्ड को इस दूसरे काउंसिल वर्ड से कनेक्ट करके रखना, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। काउंसिल का वर्ड मतलब होता है कमेटी या असेंबली, समझे मेरी बात को। काउंसिल का मतलब होता है सलाह या एडवाइस, या एडवाइस देने वाला, ये SEL वाला, लॉयर भी काउंसिल होता है, और ये है कमेटी वाला काउंसिल।
दोनों को काउंसिल बोला जाता है लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, द डैश वॉज फॉर्म्ड टू डैश द गवर्नमेंट ऑन क्रिटिकल लीगल रिफॉर्म्स। काउंसिल या काउंसिल को रिफॉर्म किया गया ताकि काउंसिल किया जा सके सरकार को क्रिटिकल लीगल रिफॉर्म्स पे। यहां कौन सा काउंसिल लगाओगे और यहां कौन सा काउंसिल लगाओगे? सभी बच्चे अटेम्प्ट करें इसको, इजी क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पहले और दूसरे जो है ब्लैंक में करेक्ट वर्ड को आपको भरना है। बढ़े आगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आज के क्विज में मैंने पूछा भी हुआ आपसे। चलिए, डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। ऐसी सारी वर्ब्स की लिस्ट आपको पिछले वीक करवाई थी, नोट्स को खोल लेना। अवेट है, डिस्कस है, ऑर्डर है, ओपोज है, आंसर है, सीक है, रिसेंबल है ना। सारी ऐसी वर्ड्स हैं जो डायरेक्टली अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेंगी, बीच में टू, फॉर, विद, एट, ऑन, ऐसा कोई प्रेपोजिशन बीच में नहीं आएगा। तो डिस्कसिंग अबाउट लिख देता तो गलत हो जाता, डिस्कसिंग इट जो है सीधे लिखेंगे बिना प्रेपोजिशन के। कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितने याद आए मैं आपको बताता जाऊँ। करेक्ट दैट मिस्टर मोदी announced an unscheduled leg of travel to Doha on Wednesday after his ongoing trip to UAE, United Arab Emirates, signifies his personal involvement. करेक्ट ये बात की दैट मोदी साहब ने अनाउंस कर दिया एक अनस्केड्यूल्ड लेग को, ऐसा लेग, ऐसा पाम जो अनस्केड्यूल्ड था, जो पहले से प्लान नहीं था, कोई स्केड्यूल नहीं बना हुआ था। और ये लेग किसका है? इस ट्रैवल का। देखो ट्रैवल के हमेशा लेग्स होते हैं, पहला लेग है आप जाओगे, दूसरा लेग है उस कंट्री में कहाँ कहाँ घूमोगे, तीसरा लेग है फिर वापस कौन सी कंट्री में होकर के आओगे, है ना। जब भी कोई बड़ा आदमी बाहर जाता है तो अलग अलग लेग्स या यूं कहते हैं अलग अलग फेज डिजाइन करता है अपनी ट्रैवल के। तो मोदी जी ने एक नया लेग जो है अनाउंस कर दिया, एक नया फेज अनाउंस कर दिया जो पहले से प्लान नहीं था। और ये फेज था कि हम दोहा भी होके आएंगे वेंसडे को, यानी बुधवार को, आज ही, अपनी ऑनगोइंग ट्रिप के बाद जो भी चल रही है यूएई की। तो दोहा होते हुए मोदी जी मिलते हुए इनसे आमिर से आएंगे। कह रहे ये जो बात है ना, दैट ये जो बात है ये सिग्निफाई करती है, इंडिकेट करती है मोदी जी की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को इस पूरे केस में। एंड इज डिजायर टू थैंक आमिर कतरी अमर, और उनके डिजायर को कि वो थैंक करें, वो धन्यवाद बोलें, शुक्रिया बोलें कतर के आमिर को। समझ गए सेंटेंस? दैट जो है इसकी वर्ब है सिग्निफाइज, दैट सिग्निफाइज मोदीज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एंड मिस्टर मोदीज डिजायर टू थैंक आमिर। मिस्टर मोदी की वर्ब है अनाउंस्ड, बाकी सब आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अब थोड़ा सा इसको ये ब्रेक डाउन करके बताएगा हमने क्या किया होगा, है ना, कैसे कतर को मनाया होगा। कह रहे द कतर केस इज अ टाइमली रिमाइंडर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाइट डिप्लोमेसी एट अ टाइम ऑफ ब्रिंकमैनशिप एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। कह रहे ये जो कतर का केस है ये बहुत टाइमली रिमाइंडर है, सही वक्त पे आने वाला रिमाइंडर है, इंपॉर्टेंस का या महत्वपूर्णता का, चुपचाप से होने वाली डिप्लोमेसी का। और कब? कह रहा है ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे जब चल रही है ब्रिंक्समैनशिप और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ब्रिंक्समैनशिप तो मैंने आपको बता दिया, कंट्रीज जो है मामले को इतना बिगाड़ती हैं जानबूझ करके कि सब उनसे डरें, है ना, सब उनको शांत करें। नॉर्थ कोरिया, अमेरिका भी करता है ब्रिंक्समैनशिप। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे जब सब कंट्रीज ब्रिंक्समैनशिप वाला काम कर रही हैं, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे पे हमला कर रही हैं, ऐसे वक्त पे इंडिया ने जो करके दिखाया है वो बहुत अच्छा रिमाइंडर है कि क्वाइट डिप्लोमेसी भी बहुत काम की हो सकती है। कह रहा है पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स वेयर सो मच एल्स इज एट स्टेक। कह रहा है खास करके ये तब होता है जब बात हो, व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो ऐसे रिलेशनशिप्स की जहां पे बहुत कुछ दांव पे लगा हो, वेयर सो मच एल्स इज एट स्टेक। एट स्टेक होना यानी दांव पे होना। चलिए कतर केस जो है इसकी वर्ब है इज, व्हेन की इट की वर्ब है कम्स, व्हेन इट कम्स टू पूरा फ्रेज बन गया। सो मच की वर्ब है इज, ठीक है, सो मच इज एट स्टेक। एट स्टेक होना यानी दांव पे होना, इसको गलत लिख करके देता आपका एग्जामिनर ऑन स्टेक। तो फिक्स प्रेपोजिशन जो फ्रेज बनेगा वो एट स्टेक बनेगा, ऑन स्टेक नहीं बनेगा, याद रखना, आज के क्विज में पूछा हुआ है। कह रहा है जी फॉर इंडिया कतर इज एन इंपॉर्टेंट वेस्ट एशियन पावर। भारत के लिए कतर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पश्चिमी एशिया की ताकत है, पावर है। विद इंक्रीज्ड हेफ्ट ड्यूरिंग द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। और कह रहा है इसके बढ़े हुए वजन के साथ ही, हेफ्ट के साथ ही, इजराइल गाजा के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। और क्यों वजन इसलिए बढ़ा? एज एन इंपॉर्टेंट इंटरलोक्यूटर बिटवीन द वेस्ट एंड हमास, क्योंकि ये बन गया है एक इंपॉर्टेंट बिचौलिया, इंटरलोक्यूटर
वेस्ट और हमास के बीच में, पश्चिमी देशों और पैलेस्टीन का जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप है हमास, उनके बीच में। समझ गए? तो हमारे लिए बड़ी पावर है कतर, और ज़्यादा वजनदार हो गई है जब से कतर जो है बिचौलिए का काम कर रहा है इजराइल पैलेस्टीन वॉर के अंदर। इंडिया की कतर की वो है इज फॉर इंडिया, कतर इज ए पावर। अच्छा, बाकी कोई इसमें सब्जेक्ट वो आपको मिलेगा नहीं, विद प्रेपोजिशन से पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज बना हुआ है। हेफ्ट का मतलब होता है वजन या इन्फ्लुएंस, आपका दबदबा, आपका क्लाउड। इंटरलोक्यूटर होता है जो बीच में बातचीत करवाए, बिचौलिया बने, इसको आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं, पंचायती करवाए जो। कह रहा है जी फॉर कतर टाइज विद इंडिया आर हिस्टोरिक एंड डिपेंडेबल। अब कह रहा है अगर कतर की बात करें तो उनके जो इंडिया के साथ रिश्ते हैं वो ऐतिहासिक हैं, हिस्टोरिक हैं और डिपेंडेबल हैं, वो जल्दी से बदलते नहीं हैं, काफ़ी डिपेंड करने लायक है। कंसिस्टेंट इवन व्हेन कतर वाज बॉयकॉटेड बाय इट्स गल्फ नेबर्स सम ईयर्स अगो। कह रहा और ये कंसिस्टेंट रहे हैं यहां तक कि तब जब कतर को ही बॉयकॉट कर दिया था यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने और आसपास की कंट्रीज ने, गल्फ नेबर्स ने कुछ साल पहले। तो सब ये कंट्रीज ये बोलते हैं कि कतर आतंकवादी घटनाएं करता है हमारी कंट्रीज में, है ना। यूएई और सऊदी अरेबिया जो इससे नाराज थी और इसको बॉयकॉट कर रखा था, वहां भी इंडिया कतर का काफी खास दोस्त बन के रहा, डिफेंडेबल फ्रेंड बन के रहा। टाइज विद इंडिया की वर्ब है आर, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, डिपेंडेबल यानी जिन पे डिपेंड किया जा सके। बॉयकॉट करना समझते हैं ना, हुक्का पानी बंद करना, किसी को शन रजिस्ट, या इसके लिए एक वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट, लिख देता हूं यहाँ। हाँ, ऑर्केस्ट्रेट नहीं, ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज, ठीक है, बाइकआउट करने के लिए अच्छा वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। आगे कह रहा है जी कतर सप्लाईज इंडिया विद 1/3 ऑफ इट्स नेचुरल गैस इंपोर्ट नीड्स। कतर इंडिया को सप्लाई करता है हमारी 1/3 एलएनजी या नेचुरल गैस की इंपोर्ट की नीड्स को, 1/3 इंपोर्ट हम गैस का कतर से करते हैं। एंड द साइनिंग ऑफ $78 बिलियन एलएनजी डील लास्ट वीक मे हैव बीन एन अर्ली साइन। और ये जो साइन किया गया $78 बिलियन की एलएनजी डील को इंडिया और कतर के बीच में पिछले ही हफ्ते, ये एक अर्ली साइन भी हो सकता था, एक शुरुआती निशान भी हो सकता था क्या किस चीज़ का, दैट द डील फॉर द प्रिजनर्स रिलीज हैड बीन सील्ड बाय द डन। कह रहा है कि जो डील है प्रिजनर्स की रिलीज की, हमारे नेवी ऑफिसर्स की रिहाई की, वो भी सील हो चुकी थी, फाइनल हो चुकी थी तब तक। आई बात समझ में? तो काफ़ी कुछ तो हम खरीदते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते $78 बिलियन का जो हमने एग्रीमेंट इनसे किया नेचुरल गैस लेने का, उससे हमें साइन मिल गया था कि कतर इंडिया के बीच में समझौता हो गया है इस मामले को लेकर के। नहीं तो इंडिया क्यों करता $78 बिलियन की डील एक ऐसी कंट्री से जो हमारे नेवी पर्सनल को मौत की सज़ा या फांसी की सज़ा दे के बैठी है, ठीक है। कतर की वर्ब है सप्लाईज, साइनिंग ऑफ जो डील है या 78 बिलियन डील है, इसकी वर्ब है मे हैव बिन। द डील जो है इसकी वर्ब है हैड बिन सील्ड। सील द डील, फासन द डील, सिक्योर द डील, इसका मतलब होता है किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना, है ना। ये अ थर्ड वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हैं। अगर अ थर्ड लिखा हुआ है तो पीछे एस नहीं आएगा, पीछे एस नहीं आएगा। अ फोर्थ लिखा हुआ है तो पीछे एस नहीं आएगा। लेकिन अगर 2/3 लिखा हुआ है तो फिर 2/3 लिखना पड़ेगा। 3/3 लिखा हुआ है तो 3/3 लिखना पड़ेगा। 3/3 तो होता नहीं वैसे, 4/3 मान लो। समझ पा रहे हो ना? अगर आगे 1 या अ हो तो किसी भी रेशो को, इस तरह के रेशो को आपको एस के बिना ही लिखना होता है। लेकिन आगे अ या 1 ना लगा हो, 2, 3, 4, 5, 6 लगा हो, तो उस रेशो के आगे आपको एस लगाना ही पड़ेगा, उसको प्लूरल बनाना ही पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। आज के क्विज में इस पर क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। कह रहा मोर देन 8 लाख इंडियंस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू कतर। 8 लाख से ज़्यादा इंडियंस इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कतर को। एंड ब्रिंग इन क्रिटिकल रेमिटेंसेज अर्निंग्स फॉर इंडिया। और ब्रिंग इन करते हैं, लाते हैं इंपॉर्टेंट वो रेमिटेंसेज, वो फॉरेन पेमेंट्स अर्निंग्स के तौर पे भारत के लिए। तो 8 लाख इंडियंस कतर में काम कर रहे हैं और इंडिया में अपने अपने घरों में रेमिटेंसेज भेज रहे हैं, जो देश के लिए और लोगों के लिए काफ़ी क्रिटिकल है, ठीक है। मोर देन 8 लाख इंडियंस की वर्ब है प्रोवाइड, दूसरी वर्ब है ब्रिंग इन। दीज इंडियंस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू कतर एंड दीज इंडियंस ब्रिंग इन क्रिटिकल रेमिटेंस। रेमिटेंस आपने देख लिया होगा, बाहर से आने वाला पैसा जो आप अपने रिश्तेदारों को भेजते हो। कह रहा न्यू दिल्लीज डिसीजन नॉट टू सीक इंटरनेशनल इंटरवेंशन एज इट डिड इन केस ऑफ फॉर्मर नेवल कमांडर कुलभूषण जाधव। कह रहा है जी इतना ही पढ़ लो, लंबा सेंटेंस है। नई दिल्ली का जो फैसला है सीक ना करने का, ढूंढने का ना या मांगने का ना, इंटरनेशनल इंटरवेंशन को, पूरी दुनिया की मदद को, जैसा कि नई दिल्ली ने किया था इस केस में जो हमारे फॉर्मर नेवल कमांडर कुलभूषण जाधव का था।
उस केस में हमने दुनिया भर से पंचायती करवाई थी, यहाँ नहीं करवाई हमने। अब ये जाधव कौन थे? हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एस्पिनाज एंड टेरर चार्जेस इन पाकिस्तान, जो कॉन्विक्टेड हैं एस्पिनाज के लिए, जासूसी के लिए और दहशतगर्द कामों के लिए पाकिस्तान में, ऐसे कुलभूषण जाधव। कह रहा है जी इस तरह का जो हमारा काम है। और दूसरा किस तरह का? नो टू काउंटर कतर चार्जेस विद द काइंड ऑफ हार्श डिप्लोमेटिक काउंटर मेजर्स, ना ही काउंटर करना, जवाब देना कतर के चार्जेस का उस तरह की हार्श डिप्लोमेटिक काउंटर मेजर से, उस तरह के कड़े कूटनीतिक जवाबों से, काउंटर मेजर यानी जवाब। और कह रहे जो देखे गए थे सीन इन द आफ्टरमाथ ऑफ निज्जर्स असैसिनेशन केस इन कनाडा, जो हमने देखे थे बाद में या आफ्टरमाथ में निज्जर के असैसिनेशन केस के कनाडा में। कह रहे ये दोनों काम जो इंडिया ने नहीं किए ना, इन दोनों काम के डिसीजंस के जरिए इवेंचुअली प्रोवाइडेड एन आउटकम सेटिस्फैक्टरी को ऑल। कह रहे ये डिसीजन जो है इन दोनों कामों को ना करने का, आखिरकार इस डिसीजन ने प्रोवाइड किया एक अच्छे आउटकम को, एक अच्छे नतीजे को जो सेटिस्फैक्टरी था हम सभी के लिए, फॉर ऑल। समझे? लंबा सेंटेंस है, इतना ही सेंटेंस है। नई दिल्ली डिसीजन इवेंचुअली प्रोवाइडेड एन आउटकम सेटिस्फैक्टरी टू ऑल, इतना ही ये सेंटेंस है। बाकी जो बीच में लिखा है ना, ये जो मैंने पूरा किया हुआ है सिलेक्ट, ये बीच में इस डिसीजन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। समझ गए? डिसीजन सब्जेक्ट प्रोवाइडेड इसकी वर्ब। अब मुझे बताओ ये बीच में क्या लिखा हुआ है, डिसीजन के लिए क्या लिखा हुआ है? डिसीजन दो तरह का है, ना तो सीख करने का इंटरनेशनल इंटरवेंशन को, स्ट्रक्चर देखो इसकी, ना तो सीख करने का इंटरवेंशन को और ना ही काउंटर करने का कतर के चार्जेस को। समझे इस बात को? अब ये बाकी की चीजें क्या है, पहली वाली चीज के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है और दूसरी वाली चीज के लिए भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन है, जैसी हमने सीख की थी कुलभूषण जाधव के केस में, जो पाकिस्तान में एस्पिनाज और टेरर चार्जेस के अंदर कैद हैं, कॉन्विक्टेड हैं। और कतर के सामने काउंटर मेजर हमने कैसे नहीं लगाए, जिस टाइप के हमने दिए थे हार्श काउंटर मेजर्स, जो निज्जर के केस में कनाडा के सामने हमने दिए थे। तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है ये इस चार्जेस के बारे में है, और ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है ये हमने इंटरनेशनल इंटरवेंशन का पुराना एग्जाम्पल बताया। स्ट्रक्चर समझोगे तो तभी आपको सेंटेंस समझ में आएगा। और कॉमा जो है आपका गाइडिंग स्टार है, ये कॉमाज आपको बताते हैं, है ना, मतलब क्या चल रहा है सेंटेंस के अंदर। चलिए यहीं पे ब्रेकअप करेंगे क्लास को और आ जाओ अपने क्विज़ पे। थोड़ी पढ़ने में मुश्किल थी, लेकिन मुश्किल चीज़ें पढ़ोगे तो यही चीज़ें आपको कल आसान लगेंगी। आज का मुश्किल कल का आसान होता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल की रिहाई क्या सिग्निफाई करती है, क्या बताती है हमें। तो 4 चीज़ें बताई गई हैं, इनमें से बताओ क्या इससे आपको क्या पता लगता है। मैं हिंदी करूंगा तो हिंदी करते ही इसका आंसर निकाल लोगे आप, है ना। तो मैं आपके आलस को बढ़ावा नहीं देता हूँ, खुद से इसका मीनिंग निकाल के अपना आंसर चूज करो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल भी दिया है, वहाँ से मैच कर लोगे अपना आंसर चूज करने के बाद। ठीक है, बहुत ईजी है, करके देखो। बीच में 4 क्वेश्चंस हैं। एस्पिनाज का आपसे मीनिंग पूछा है, स्नूपिंग होता है, कैपिटल पनिशमेंट होता है, कॉन्विक्शन होता है। सिचुएशन को आगे से आगे डेंजरस मोड तक लाने के लिए क्या बोलते हैं, 1 वर्ड पूछा है। काउंसिल और काउंसिल में से कौन सा वर्ड जो है सूट करेगा इस जो है फ्रेज को। ऐसा आदमी जो आपको अच्छी एडवाइस दे उसको क्या बोलोगे, काउंसिल बोलोगे या काउंसिल बोलोगे। और यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछी है रेमिटेंस नाम के वर्ड की। अगर आपकी स्पेलिंग गलत निकले तो रेमिटेंस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग को जरूर से चेक करना डिक्शनरी में और लिख करके देखना। ठीक है, रोज एक स्पेलिंग लिखोगे ना, महीने में 20 आर्टिकल होते हैं, 4 महीने के अंदर 80 या 100 हो जाएंगे। तो ये 100 स्पेलिंग्स के ऊपर ही आपका स्पेलिंग वाला पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हो, 4-5 नंबर फिक्स तो हैं आपके स्पेलिंग के जो आपको मिलेंगे, है ना, प्री मेंस में। तो आज की रेमिटेंस की स्पेलिंग आपको खुद से पहले चूज करनी है और फिर डिक्शनरी में देखनी है सही स्पेलिंग क्या है, मैंने आंसर में भी डाली है, और फिर खुद से लिख करके भी देखनी है। लास्ट में 4 एरर्स हैं। एरर्स आपको मिलेंगी इन 4 वर्ड्स के आसपास जो मैंने डार्क ब्लैक किए। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। आर्टिकल कैसा लगा, सब पूरा देखा, समझ में आया, अपने स्कोर के साथ में ज़रूर से बताना। पूरा देखते हो तो PDI भी लिख दिया करो, इससे मुझे पता लग जाता है। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।